Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter first of history, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय. क्लास 10th का फर्स्ट लेसन की ही हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. हिस्ट्री की बुक को हमने उठाया हुआ है. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध. धीरे धीरे करके हम एक एक जगह को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि कहां कहां पर राष्ट्रवाद आया. तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या था? शिक्षित समाज के अभिजात का मतलब है जो उच्च धनी लोग थे, उस वर्ग में जब राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई तो उसी समय लोगों के दिमाग में राष्ट्रीय भावना के जागृत होने से यूनान को स्वतंत्र कराने की एक मांग उठी. 1830 से लेकर 1848 तक का जो समय था वो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध माना जाता है. देखिए 15वीं शताब्दी में, इससे पहले जब 15वीं शताब्दी थी उस समय यूनान जो था वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था. वो 1821 में यूनान को अलग करने के लिए संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे इसे लोगों का समर्थन भी मिला. जो अभिजात वर्ग के लोग थे उनका, पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनका समर्थन मिला, क्योंकि वो जो यूनान की पुरानी परंपरा थी, संस्कृति थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा उसका मान सम्मान करते थे. इसलिए वो खुद भी चाहते थे कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बने. इस तरह से पश्चिमी यूरोप के जो राष्ट्रवादी थे उनके समर्थन के साथ साथ कलाकारों और कवियों ने भी यूरोप को एक समर्थन दिया और इसे पुरानी सभ्यता संस्कृति का पालना कहकर संबोधित किया. क्या कहकर? पुरानी सभ्यता व संस्कृति का पालना. किन्होंने कहा? कलाकारों तथा कवियों ने. जो कवि लॉर्ड बायरन हुए उन्होंने इसके लिए भरसक प्रयास किए. उन्होंने लोगों से इधर उधर से युद्ध के लिए धन एकत्रित किया और यूनान की स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने के लिए वो खुद उतरे. और लेकिन दुर्भाग्यवश 1824 में उनकी मृत्यु हो गई. बुखार के कारण, तेज ज्वर के कारण उनकी मृत्यु हो गई और वो आगे इस स्वतंत्रता संग्राम को नहीं चला पाए. लेकिन ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया, ये निरंतर चलता रहा. राष्ट्रवादियों ने, वहाँ के जो कवि थे, कलाकार थे, जो दार्शनिक थे, उनके योगदान और जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे उनकी कोशिशों से 1832 में, 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र रूप में एक संधि के तहत मान्यता मिली. संधि कौन सी थी? कुस्तोंतुनिया की संधि. नाम थोड़ा अटपटा सा है क्योंकि यूनानी लोगों के इस तरह के ही नाम होंगे. कौन सी संधि? आपको ध्यान रखना है. कुस्तोंतुनिया की संधि कब हुई? 1832 में. और इस संधि से क्या फायदा हुआ कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई. उससे पहले ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद ये बिल्कुल स्वतंत्र अलग अपना राष्ट्र राज्य बन गया. इस तरह से आज हमने यूनानी स्वतंत्रता युद्ध को कंप्लीट किया. उसके बाद एक चीज और उठती होगी आपके दिमाग में कि ऑटोमन साम्राज्य था क्या? ये तुर्की साम्राज्य था. जो मुस्लिम लोग थे उनके खलीफा के द्वारा वहां पर शासन किया जाता था, इसलिए इससे ये अलग करना चाहते थे. तुर्की में मुसलमानों का शासन था और ऑटोमन साम्राज्य इसी को कहा जाता था. उसी से मुसलमानों से आप एक तरह से ये कह सकते हो कि मुस्लिम समुदाय से उसको दूर रखना था, इसलिए वहां पर यूनान स्वतंत्रता संघर्ष हुआ. मुस्लिमों से उनको अपना अलग राष्ट्र बनाना था. उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनानी स्वतंत्रता के बाद बाल्कन युद्ध. ये 1871 के बाद शुरू होता है. नए जातीय समूह, कल भी पढ़ा था हमने,
ऐसी जातियां जिनकी धर्म, संस्कृति और सभ्यता एक जैसी सी हो, मिलती जुलती हो, एक जैसे परंपराओं को मानने वाले लोगों का समूह जातीय समूह कहलाता है। ऑटोमन साम्राज्य को ये जो बाल्कन था, इस पर भी ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। उससे ये विमुक्ति चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। और ऑटोमन साम्राज्य, ये जो बाल्कन था, यहाँ पर निरंतर युद्ध होते रहते थे, आपस में आंतरिक शक्तियां ही लड़ती झगड़ती रहती थी इनमें जमीनों को हथियाने के लिए, क्योंकि एक ये विकसित और धन संपदा और जमीनों से भरपूर क्षेत्र था। यहाँ पर आपस में जो आंतरिक राजा होते थे, छोटे मोटे जो राज्य थे उनके, वो आपस में एक दूसरे की जमीन में हड़प कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में मौका देखते थे और युद्ध कर देते थे। निरंतर इनमें झगड़े होते थे और इस कारण इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अनेक राज्य थे। कौन कौन से? रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और सार्डिना और स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे, सारे नामों को आपको रखना पड़ेगा, कहीं इसकी शॉर्ट फॉर्म बना ले। जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया है तो आप इसको रोमेनिया ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना लो, बू क्रो में और बो। तो आपको ऐसे ध्यान से चला, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मैसेडोनिया और बोस्निया। इसी तरह से है हर्जेगोविना और स्लोवेनिया और आप इससे बना सकते हो मॉन्टेनिग्रो। ये जो भी इन राज्यों में रहता था, इनको सबको स्लाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्लाव। बाल्कन के क्षेत्र के लोगों को या बाल्कन निवासियों को स्लाव नाम से जाना जाता था। जैसे हम भारत के लोग हैं, हमें भारतीय कहा जाता है, ऐसे बाल्कन के लोगों को, बाल्कन निवासियों को स्लाव नाम से जाना जाता था। इतना ही नहीं, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें कहते हैं कि बाल्कन का महत्वपूर्ण हाथ रहा। कैसे? बाल्कन में आंतरिक झगड़े तो राज्यों के बीच में चलते ही थे, लेकिन रूस, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी, यूरोप की जो बड़ी शक्तियां थी, वो भी इस यूरोप में इसकी जो ये बाल्कन क्षेत्र था, इस पर अपनी समुद्री ताकत, इसके समुद्री क्षेत्रों को हथियाकर अपनी ताकत बनाना चाहते थे। इसलिए ये आंतरिक झगड़ों के साथ साथ जो बाहर से इन बड़ी शक्तियों ने, यूरोप की बड़ी शक्तियां कौन कौन सी हो गई? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस और रूस, ये आपस में यहाँ हमले करते रहते थे। क्यों करते थे? जमीनों को हथियाने के लिए, क्योंकि ये हर तरह से संपन्न क्षेत्र माना जाता था। समुद्री ताकत इसकी बढ़ी हुई थी, व्यापार और उद्योग के मामले में ये बहुत ज्यादा विकसित था, इसलिए सब लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित था। सब इस पर अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे ताकि अपने अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और बाल्कन युद्ध को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने इटली, जर्मनी और इसका इटली का, जर्मनी का, ब्रिटेन का किस तरह से एकीकरण हुआ उसके बारे में अध्ययन किया। तो जो मोटी मोटी चीजें थी, जहां जहां पर भी स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुए, तकरीबन उन देशों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। कोई एक आधा टॉपिक रहा होगा तो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपने प्रैक्टिस नोटबुक में, रफ नोटबुक में आपको निरंतर अभ्यास करना है। जो भी काम दिया जाता है उसको लिख कर देखना है। अदरवाइज हमारे पढ़ाने का, यहाँ आपको क्लासेस देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप खुद देख रहे हो आपका टाइम किस तरह से निकलता जा रहा है, और एग्जाम आपके टाइम पर होंगे, उसी वे से होंगे, इसलिए बिल्कुल भी लूज ना पड़े, अपने काम को नियमित रखें। ओके, थैंक यू वेरी मच।